आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो जानबूझ के इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैलकुलेशन नहीं करते। अपनी ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, ऊपर के ऑर्बिट से और ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, ऊपर के ऑर्बिट से और ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, अल्टीमेटली दे विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। सो हाउ कैन यू अप्लाई सेम मेथड ऑल द टाइम? नहीं, आप एक ही तरीके का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस के साथ इसकी मेथड्स डेवलप करनी कि हाँ ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, किसने बताया इलेक्ट्रॉन वेव है, किसने बताया लाइट एक वेव है, किसने बताया लाइट एक पार्टिकल है। आप कोई जॉब करोगे, आप कोई बिजनेस करोगे, आप कुछ भी करोगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो बेसिक आपको कोई भी पैसे की बात करोगे तो नंबर्स ही तो आपको बताएंगे। वो आपको नंबर्स दिमाग में कैलकुलेशन करने कब आएगा? जब आपको उसको ऐसे प्रैक्टिस करने आता है। हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? सो हियर वी आर विद अनदर ब्यूटीफुल सेशन ऑफ 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। जी हां, हम आ चुके हैं एक बहुत ही नए पार्ट ऑफ फिजिक्स पे, विच इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप सभी को पता है हमें एक्चुअली 4 चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहला है ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, दूसरा है एटम्स, तीसरा है न्यूक्लियाई, और चौथा चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स है। इसे मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पूरे फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स हमें बहुत पहले से, सदियों पहले से, सदियों यानी कि 500 बीसी, 600 बीसी, वहां से हमें कुछ ना कुछ हमने फिजिक्स की शुरुआत करी दी थी। मैकेनिक्स बहुत पुरानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये, लेकिन एटम, बड़ी बड़ी चीजें जो थी हमें इजीली दिख जाती थी कि कोई बॉडी मूव करे तो फ्रिक्शन लगेगा, या फिर कोई बॉडी धक्का मारोगे तो वो मूव करेगी। ये सब हमें बहुत पहले रियलाइज हो चुका था। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली कोई भी चीज के अंदर एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने तो उसको डायरेक्टली देखा नहीं, हमें एटम करके भी कुछ होता है, जिसमें प्रोटॉन करके एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन करके पार्टिकल होता है। ये सब बहुत रिसेंटली पता चला है। इन सारी चीजों के कुछ 100, 150, 200 साल के अंदर ही ये सारी चीजें डिस्कवर हुई है, और हम अभी ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इसके आगे वाले 2 चैप्टर में, ये सारी चीजें पिछली 1 सेंचुरी में ही सारी डिस्कवर हुई है। सो इसीलिए हम जो ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी से, वो कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन। सो हियर वी आर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पे, जो 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, सो ये एक अमेजिंग सा चैप्टर है, मजा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जस्ट 2 फॉर्मूलेस, ओके, just 2 formulas. First is Einstein equation for photoelectric effect. Second is de Broglie's hypothesis. इन दोनों को कर लो, you will be able to answer all the questions. Okay? इसके ऊपर अगर आपको सीखना है, वैसे जो भी बच्चे मेरे साथ 12th बोर्ड बूस्टर 2.0 में हैं, उनको तो मैं इस चैप्टर का 1 शॉट भी कराने वाला हूं। So that is going to help you a lot. Okay? 1 शॉट देखने के बाद में तुरंत ये सेशन को देखिए। Each and every question will sound like a lollipop. मजा आएगा बेटा आपको, अमेजिंग है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ये चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर, उसके बाद का चैप्टर, उसके बाद का चैप्टर, अभी से फिजिक्स एकदम स्मूथ, एकदम आसान हो जाता है। सो आपको जितना भी बर्डन लेना था ना फिजिक्स का, अभी तक आपने ले चुके। इस चैप्टर के बाद से एकदम सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि अब फिजिक्स आसान होने वाला है। और जितना ये आसान होता है ना, उतना ही ये इंटरेस्टिंग होते जाता है, क्योंकि अभी तक आपने जो फिजिक्स पढ़ा वो सब एक दूसरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। अब यहां से जो आप पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इफ यू लव फिजिक्स ना, ये आप सभी का फेवरेट पार्ट बनने वाला है। और इसको आप जितना जानोगे उतना आप उसकी गहराइयों में जाते रहोगे, और जितना आप उसकी गहराइयों में जाओगे आपको समझेगा, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये सब कब हुआ। चलिए, any which ways, let's get started with this amazing session of NCERT solution, जहां पे हम करने वाले हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एंड बेटा, दिस इज नॉट जस्ट NCERT solution session, दिस इज वेरी मच रिवीजन काइंड ऑफ सेशन, जहां पे मैं आप सभी को इस चैप्टर के पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चंस कितने टाइम, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ये सब बताऊंगा। दैट इज गोइंग टू बी द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years फॉर दिस चैप्टर। इसके अलावा मैं आपको इसमें हर एक जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे कराऊंगा। फॉर्मूला के पीछे कोई कंसेप्ट है तो वो भी समझा दूंगा। एंड वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। जी हाँ, मजा आने वाला है। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल दिस टॉपिक्स।
Here is the last 10 years analysis of this chapter. ये है y एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पिछले 10 साल में 2 सवाल, पिछले 10 साल में 4 सवाल, पिछले 10 साल में 6 सवाल, ये सब कुछ है। एंड हियर ऑन x एक्सिस वी हैव टॉपिक नंबर, आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स है ये 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, दिस आर द टॉपिक नंबर्स। अब ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ में क्या मीनिंग क्या है इसका? इस ग्राफ में आप देखोगे तो ये कलर है विच रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, ये कलर रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, ये कलर रिप्रेजेंट्स ऐसे-1 टाइप, ये कलर रिप्रेजेंट्स ऐसे-2 टाइप, ये कलर रिप्रेजेंट्स ऐसे-1 टाइप। तो ये आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, टॉपिक नंबर, चलो टॉपिक नंबर 11.6 की बात करूं, टॉपिक नंबर 11.6 इज आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके ऊपर ही हमें न्यूमेरिकल्स है बहुत सारे, ठीक है, इसमें जो आता है वो न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये टॉपिक के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आप देखो ये कलर विच रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, और वो कहां पे है तो 4 पे है, तो 4 एमसीक्यूज इसमें से पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। ये कलर वेरी शॉर्ट आंसर, तो देखो 4 और 2 के बीच में है, तो यहाँ 3 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं, और ये जो कलर है वो ऐसे-1 टाइप कलर है, यानी कि आप देखोगे पिछले 10 साल में 6 ऐसे-1 टाइप क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से। फिर आप देखोगे ये कलर ऐसे-2 टाइप का है, तो पिछले 10 साल में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चंस ऐसे-2 टाइप के इन जस्ट लास्ट 10 इयर्स। 10 साल में 12 सवाल, आप समझ रहे हो कि नहीं कितना इंपॉर्टेंस है इसका। फिर ये एलए टाइप जो क्वेश्चन है, ये आप देखो एक ही एलए टाइप क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, यानी कि मैक्सिमम इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 मार्क के आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इसमें से ज्यादा आएंगे, आप सभी को इस पर्टिकुलर चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इसीलिए जो आज का सेशन है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस सेशन को समझ जाते हो, शायद आपको इस चैप्टर की कोई थियोरी नहीं पता ना, फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको जो मिलेगा वो न्यूमेरिकल ही मिलेगा। दूसरा, इसके ऊपर वो ग्राफ जो होते हैं ना हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले ग्राफ, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं जो इस टॉपिक से आ रहा है, ठीक है, कि वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये सब वो सब है। और ये 11.8 ये भी अच्छा टॉपिक है, देखो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे-1 टाइप, ऐसे-2 टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन आए। सो मैं आपको कह सकता हूं कि लास्ट वाला टॉपिक विच इज de Broglie हाइपोथेसिस, de Broglie भी बोलते कोई कोई लोग इसे, आपको जो बुलाना है बोलो, ठीक है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस मैं उसे बुलाता हूं, तो आप वो भी आता है आपके एग्जाम में ये, ठीक है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 इयर्स। आप इसको याद रखिएगा कि इस टॉपिक में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है। कम ऑन एवरीवन। सो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू ऑल बेटा, आप इस सीरीज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई कैन सी योर सीरियसनेस टुवर्ड्स द बोर्ड एग्जाम। आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को अच्छे से सीख रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। मैंने पूरी सीरीज में जितने भी क्लासेस लिए वो सारे क्लासेस को आपने बहुत ईमानदारी से देखा, आपने उसमें कमेंट करके बताया भी कि आपको क्लासेस कैसी लगी। एक क्लास कोई मैंने मतलब बीच में एक प्रॉब्लम की वजह से एक क्लास चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये हटाना पड़ा था, तो आप सभी लोग ने काफी चिंता जताई। दैट सिंपली शोज कि हाउ मच यू आर सीरियस फॉर योर बोर्ड एग्जाम बेटा। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस है और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते करते ये लेक्चर तक आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 95% ऑफ फिजिक्स सिंपल कर चुके अपना, 95% ऑफ फिजिक्स अपना स्कोर कर चुके, ठीक है। क्योंकि अब जो है वो तो लॉलीपॉप चीज है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर बोर्ड बूस्टर 2.0 के स्टूडेंट है तो आपको तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा अरे हम जो पढ़े हैं अभी तक में उसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए मैं माइंड मैप आपको देना चाहता हूं। दिस इज द माइंड मैप ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। आप ये माइंड मैप को देख के अपने बोर्ड एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपको रिवीजन करना है। जस्ट अ मोमेंट, आप रिवाइज कर सकते हो, आपको जितना भी रिवीजन करना है। दिस माइंड मैप इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। आप देख लो इस माइंड मैप को, और चाहिए तो इसकी नोट्स आपको हमारे फिजिक्स वाला ऐप से मिल जाएगी। चलो हम शुरुआत करते हैं अभी सीधा फॉर्मूला लिस्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो समझाने के लिए मैं वापस आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट समझा सकता हूं, लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन ही चाहिए। बाकी समझना है आपको तो वो समझने के लिए तो पूरा कंसेप्ट का वीडियो होता है,
ठीक है, हम सीधा न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला चाहिए उस फॉर्मूले के पीछे क्या कंसेप्ट है उसको समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई यहाँ एक मटेरियल है विच इज लेट्स से मेटल, ये हमारे पास एक मेटल बॉडी है, ठीक है, मेटल सरफेस है, उसमें बहुत सारे एटम होंगे, उन एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे ऐसे। अब अगर आप लाइट को यहां से आने दोगे तो लाइट जब इन इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगी, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद में अपनी ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, ऊपर के ऑर्बिट से और ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, ऊपर के ऑर्बिट से और ऊपर के ऑर्बिट में जाएगी, एंड अल्टीमेटली दे विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। वो एक लेवल के बाद में उसको और ज्यादा एनर्जी मिल गई तो मेटल सरफेस से ही बाहर आ जाएंगे, तो हम उसको लाइट एनर्जी देंगे, वो मेटल सरफेस से एमिट हो जाएंगे। इसको लाइट जो हम दे रहे हैं वो लाइट एनर्जी हम पार्टिकल नेचर में कंसीडर करते हैं, यानी कि ऐसे वेव के जैसे नहीं आती एनर्जी, छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे और इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल्स जो है दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फोटोन। क्या बोलते हैं उन्हें बेटा? उन्हें हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन इस लाइट ने, फोटोन जो होता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होता है, याद रखिएगा। Photon is particle nature of ऑफ लाइट। ठीक है, ये फोटोन एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, पहली चीज। दूसरा, फोटोन की एनर्जी, कितनी एनर्जी लेके आता है फोटोन? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई, एक्चुअली फोटोन को ना गामा वेव्स भी बोलते, तो इसलिए ई गामा ऐसा भी लिख सकते हो आप फोटोन की एनर्जी को, ई गामा। चाहिए तो सिर्फ ई लिखो, वो होता है एच टाइम्स न्यू। H is the Planck's constant 6.6 into 10 raised to minus 34। ये तो उसकी वैल्यू है H की, आपको आगे आगे बताते जाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है बेटा? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये न्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो? देखो H को H ही रखो, फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, where lambda is the wavelength, where lambda is what beta? It is wavelength। सॉरी थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? एनर्जी ऑफ फोटोन का। अब एक और चीज, ये जो लाइट आई ना किसके फॉर्म में आई? फोटोन के फॉर्म में आई। तो एक फोटोन लाइट नहीं है, पर नंबर ऑफ फोटोन जो है वो लाइट होती है। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स which is number of photons into energy of one photon। तो energy of light, अगर आपको कोई बोले एनर्जी ऑफ लाइट, अगर कोई बोले, मैं यहां एनर्जी ऑफ लाइट लिखता हूं, अगर आपको कोई एनर्जी ऑफ लाइट पूछे तो दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से यहां पर, एक सेकेंड, इसी तरह से यहां पर बेटा जस्ट अ मोमेंट, हाँ, हमें अगर कोई इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पूछता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट आर वी आस्क? इंटेंसिटी। अगर कोई हमें पूछता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है एनर्जी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट जो होती है वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। तो एनर्जी ऑफ लाइट इज नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है।
डिवाइडेड बाय एरिया, यहां पे टाइम। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। नाउ आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? अभी इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। जो हम यहां पर लाइट देते हैं वो फोटोन के फॉर्म में आती है, एंड दैट फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक मिनिमम एनर्जी अगर फोटोन लेके आ जाए, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशिएंट इनफ, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। और वो एनर्जी कितनी चाहिए, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग अमाउंट में चाहिए। कॉपर के लिए अलग होता है, निकल के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है। हर मटेरियल अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर देने के लिए। ये ऐसा हो गया कि तू आजा मेरे को एनर्जी दे दे और इलेक्ट्रॉन को लेके जा। एनर्जी इज लाइक अ करेंसी, समझ में आ गया? तो वो एनर्जी कितनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कितनी डिमांड करता है बाहर निकलने के लिए, वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी डिमांड करता है। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ी और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब वही तो हमारा मेन चीज है, दैट इज द आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आइंस्टाइन ने एक बात बताई कि तुम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हो ना, क्या हो रहा है, तुम जो एनर्जी दे रहे हो वो गिर रही है इस इलेक्ट्रॉन्स पे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, लेकिन जो तुम एनर्जी दे रहे हो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। वो सफिशिएंट है कि नहीं है वो कैसा पता चलेगा? तो हर मटेरियल की अपनी एक खास वैल्यू होगी एनर्जी की, उससे आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर आप उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी, there is a minimum energy that is being required मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम यहां पे W बुला सकते हैं या फाई बुला सकते हैं, जिसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अगर हमने जो एनर्जी दी, इंसिडेंट एनर्जी, हमने जो एनर्जी दी अगर वो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी अगर लेस देन वर्क फंक्शन हुई है ना, इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखना बेटा ध्यान से, मैं जिन भी बच्चों को ये सब कुछ कंसेप्ट नहीं आता ना, उनके लिए एक तरीके से कंसेप्ट का रिवीजन भी करा रहा हूं और आपको बेसिक्स भी यहां पे रिकलेक्ट करा रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल्स इजी वे में अटेम्प्ट कर पाओ। जब मैं यहां आपको टाइम दे रहा हूं ना, तो दिस मेक्स माई टाइम शॉर्टर इन द क्वेश्चंस आपको क्विक एक बहुत जल्दी तरीके से क्विकली क्लिक हो जाता है आपको, वहां पे आप बहुत इजीली आंसर कर पाते हो। इसीलिए इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले के पीछे के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आपने जो इंसिडेंट एनर्जी दी, हमने यहां पे एनर्जी जो दी लाइट के फॉर्म में, अगर वो इंसिडेंट एनर्जी इक्वल है वर्क फंक्शन के, वर्क फंक्शन उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए ही, तो हमने जो एनर्जी दी वो अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी थी उतनी तुमने दे दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, but electrons will come out with zero kinetic energy. Electron will not have any kinetic energy because electron को आपने जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बट अभी इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने के लिए एनर्जी नहीं बची, क्योंकि उसको चाहिए थी उतनी आपने दी, थोड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं दी कि वो बाहर आके मूव करे, उसको सिर्फ बाहर निकलने की एनर्जी दी आपने। तो देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट with
नो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी चीज जिसके ऊपर हमारी पूरी इक्वेशन बेस्ड है, वो तीसरी चीज, अगर इंसिडेंट एनर्जी जो हमने दी, अगर वो ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन के, अगर हमने जो इंसिडेंट एनर्जी दे दी, जो एनर्जी दी वो इलेक्ट्रॉन को जितनी चाहिए बाहर निकलने उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन बची हुई एनर्जी का क्या करेगा? दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ सम काइनेटिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल कम आउट with kinetic energy. समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हाँ, इन तीनों चीजों को आप कंसीडरेशन में रखिएगा। इसी के ऊपर हमारा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट बेस्ड है। इसके ऊपर आइंस्टाइन ने हमें क्या इक्वेशन दी? आइंस्टाइन ने बताया कि जो एनर्जी इंसिडेंट होती है, एनर्जी इंसिडेंट, वो सबसे पहले जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो भी एनर्जी आप यहां पे दोगे, एनर्जी इंसिडेंट, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर जो भी एनर्जी आप दोगे वो एनर्जी यहां पे जाएगी, ये इंसिडेंट है बेटा, वो सबसे पहले जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम करने के लिए। उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। तो एनर्जी का सबसे पहला काम क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, तो सबसे पहले वो एनर्जी यूज्ड होगी वर्क फंक्शन में। ठीक है, ध्यान से समझो, इक्वेशन का नेचर समझो। जिसको पता चलता है कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इंसिडेंट एनर्जी, ये रॉन्ग है, ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है, ये इक्वेशन का फॉर्मेशन ही वैसा नहीं है। कोई कोई बच्चे क्या समझ से पता है, यहां पे मैं भी इक्वेशन पूरी लिख लेता हूं कि वर्क फंक्शन, जो भी आप एनर्जी दोगे वो सबसे पहले वर्क फंक्शन में यूज होगी। यानी कि आपने यहां पे 10 जूल दी, इसको बाहर निकालने के लिए 8 चाहिए, तो 8 यहां यूज हो जाएगी। अब 2 जो बची उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। रिमेनिंग एनर्जी विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। रिमेनिंग एनर्जी विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की, यहां फोटोन की बात कर रहे हैं। एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की, वर्क फंक्शन किसका? वो किसी का नहीं होता, वो तो एनर्जी कंज्यूम हो चुकी। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ गया? एनर्जी इंसिडेंट ऑफ फोटोन, और यहां होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, कोई कोई बच्चे लोग पता है यहां पे बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं। वो समझते हैं वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। नहीं, ये रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ऐसा फिजिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि दोनों एनर्जी मिला दो तो इंसिडेंट एनर्जी मिलेगी। ये आंसर जरूर मिल जाएगा आपको इन दोनों एनर्जी को मिलाने का, लेकिन फॉर्मूला वर्क कैसे करता है कि जो भी आप एनर्जी दोगे फोटोन के फॉर्म में, वो फोटोन से सबसे पहले होगा वर्क फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम। एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर जो बची हुई एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये है कंसेप्ट, समझ में आ गया? अब आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे एनर्जी इंसिडेंट को आप चाहे तो ई लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को आप चाहे तो फाई लिख सकते हैं, कभी कभी डब्ल्यू भी लिखा जाता है, वर्क फंक्शन को कभी कभी डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है। प्लस का प्लस होता है, ठीक है, प्लस, ये प्लस का प्लस है। काइनेटिक एनर्जी को आप एक्चुअली के लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिखते हैं, मैं तो प्रेफर करता हूं के ई पूरा ही लिख दो, बट ई और यहां ये वाला ई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए सिर्फ के लिखो। तो अपनी एक्चुअल इक्वेशन क्या बन गई? 5 प्लस के, E is equal to 5 plus K, where E is energy incident, pi is work function, K is kinetic energy। ठीक है, अब एनर्जी इंसिडेंट जो है उसको हम चाहे, हमारी इच्छा है, हम चाहे तो उसको हम hc बाई लैम्बडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा है, अगर हम चाहे तो एनर्जी इंसिडेंट को हम एच सी बाई लैम्बडा लिख सकते हैं, तो एच न्यू लिख सकते हैं। एच न्यू, न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी बेटा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, वर्क फंक्शन को भी हम लिखते तो एच न्यू ही है, बट ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये वर्क फंक्शन उतनी एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी है बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो वर्क फंक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, तो इसीलिए ये न्यू नॉट लिखा जाता है। न्यू नॉट एक्चुअली इसको बोला जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या मिनिमम का दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम का दूसरा नाम क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो इसको, बोलो एक बार, क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो के लिखो, चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, where v is obviously velocity। देखना, मैं सिंबल आपको जानबूझ के बता रहा हूं सारे, वरना इतना सब लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना बेसिक्स किसी को बताना नहीं पड़ता है। बच्चा ऑलरेडी इतना स्मार्ट होता है इस चैप्टर तक जो पढ़ रहा है कि वो भाई उसको ये सब समझता है। स्टिल मैं क्लियरिटी के लिए लिखा रहा हूं। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट तो आप इसको वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कौन से कलर से? ये देख लीजिए, इस कलर से कर देता हूं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप जरूरत पड़े तो ई की जगह एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेर सी इज ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट। यार वो भी लिख के दूं क्या? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसकी वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आपकी इच्छा हो तो आप यहां एच न्यू नॉट, वेर एच रिमेन्स ऑब्वियसली एच, लेकिन ये जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, बट इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। व्हाई? बिकॉज वर्क फंक्शन का मतलब ही है ना मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन का नाम भले कितना भी बड़ा हो, कितना भी ऐसे अजीब सा नाम हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्रीक्वेंसी जो उसके एसोसिएटेड होगी वो मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, लिखी ना। लेकिन उसके साथ जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ एच सी बाय लैम्बडा लिखा जाता है, और यहां अगर नॉट है तो यहां भी नॉट। उसके ये वेवलेंथ के साथ में जो भी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ में जो भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसको भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही बोला जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इन दोनों में फर्क देखो, यहां पे मैंने आपको इसके पहले ही समझा दिया था, जस्ट अ मोमेंट, इसके पहले ही समझा दिया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, विच इज h इज इक्वल h इंटू न्यू, वेर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। इस सिंबल का नाम है न्यू। कहीं इसको n लिख सकते हो, कहीं इसको f लिख सकते हो, लेकिन हम सिंपली इसको न्यू लिखते हैं। और h का h, न्यू इज c बाय लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी इज c बाय लैम्बडा ना बेटा, ये रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ में। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर ये मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन, तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम वाली है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम वाली बनेगी, बिकॉज वेवलेंथ में उल्टा होता सब। अच्छा, आप यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह चाहो तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू वी नॉट, वी नॉट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैपिटल वी, अब देखो यहां पे कैपिटल वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूजुअली कट ऑफ पोटेंशियल भी लिखा जाता है। तो आपको इतनी चीजें बेटा याद रखनी है, इन सिंबल्स के मीनिंग। ऑब्वियसली h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी लिखो क्या? h की वैल्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एक ही हमारे पास फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला इज जस्ट वन। आप इसी फॉर्मूला में आप चाहो तो सिंपल शॉर्ट में ये लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 5 + k।
अब इसमें आप चाहो तो फाई की जगह ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, जो भी है। फाई की वैल्यू डायरेक्ट दी है, लिखो। फाई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के थ्रू निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, फाई की वैल्यू निकालनी है, इससे निकलेगी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है, फाई की वैल्यू निकालनी है, ऐसे निकलेगी। के की वैल्यू डायरेक्ट दी है, अच्छी बात है। अगर वेलोसिटी बोली है तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख के की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको पोटेंशियल वी बोला है, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, तो आप उसको ये फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। और ये एनर्जी तो आप एनर्जी तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, एनर्जी इंसिडेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी इंसिडेंट हो गई, तो वेवलेंथ भी इंसिडेंट हो गई। तो इक्वल टू के यहां जो अकेला आता है ना, वो होता है एनर्जी इंसिडेंटेड, एनर्जी गिवन। ये एनर्जी गिवन जो इक्वल टू के ये साइड साथ में आता है प्लस में, वो होता है पहला खाने का खुद का, फिर बाहर निकलने का। समझ में आ गया? ये है। सो ये एक ही पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है। आप चाहो तो E इज इक्वल टू 5 प्लस के लिख सकते हो, आप चाहो तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू प्लस। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनो ध्यान से, यहां पे बीच में सिंबल नहीं लिख रहा हूं ना, तो आपकी इच्छा है बेटा, आप चाहो तो यहां इक्वल टू यहां प्लस लिख दो, तो दिस विल बी योर इक्वेशन। आप चाहो तो यहां पे प्लस लिख दो, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छा यहां पे हैक दे रहा हूं कि आपको एनर्जी जिससे मिले उससे निकाल कर रख दो, या एनर्जी की जगह आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, वही फाई की जगह आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, वही के की जगह आप ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, जैसा क्वेश्चन का नीड है उस हिसाब से रखेगा। ये बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी देते हैं पहले वर्क फंक्शन में यूज होती है, देन इट इज यूज्ड फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एक लास्ट चीज है जो यूनिट के बारे में है, यूनिट फॉर दिस थिंग, भाई हाँ, किसका यूनिट है बेटा? एनर्जी का एक यूनिट होता है। ये भी तो एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये तीनों एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी, वो यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है बेटा, हम यहां पे दो यूनिट्स यूज करते हैं। एक होता है जूल, जिसको JOULE लिखते हैं, बट समटाइम जूल बिकम्स वेरी मच बिग नंबर इन कंपैरिजन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबके लिए जूल एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको कोई वोल्ट दिया है, अगर आपको बोला 1.5 वोल्ट और आपको बोला इसकी एनर्जी बताओ, तो आपके पास में क्या तरीका है? आप फॉर्मूला पहला लगा सकते हो, चार्ज इनटू वोल्टेज, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एनर्जी। इसका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। लेकिन आप 1.5 को 1.5 E लिख लो और यहां वोल्ट लिख लो। समझ में आ गया? तो ये आपका एक यूनिट हो जाता है। आपका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार 1.5 वोल्ट ही है, बट वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज से तो मल्टीप्लाई करना था ना वोल्टेज को। तो इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन के लेवल पे हमें एक और यूनिट मिल गया है, विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अगर सिर्फ कन्वर्जन से मतलब है तो मैं आपको कन्वर्जन भी बता सकता हूं। 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के इक्वल ही तो है 1 जूल इज, अरे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही तो है। तो जूल को डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दो, आंसर विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कर दोगे तो जूल से वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड 1 जूल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय E लिख दो, तो उसको EV में डायरेक्टली लिख सकते हो एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सो ये काफी बार आपको ये यूनिट यूज होगा, इसमें मिस्टेक मत करेगा। इसमें ऐसा यूनिट रखने की हर बार जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनर्जी इन द सेम यूनिट, सारी एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो या सारी एनर्जी जूल में रखो। समझ में आ गया? सो दिस इज द फॉर्मूला लिस्ट।
आप सभी के लिए ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें मैंने एक्चुअली एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो प्लीज इसको अच्छे से लिखिएगा बेटा। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। कम ऑन एवरीवन, सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब मैं आपको बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग करा चुका हूं कि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। ट्रस्ट मी, हम क्विक क्वेश्चंस करेंगे। कम ऑन एवरीवन, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अरे मैक्सिमम छोड़ो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एफ ना लिख के मैं जानबूझकर फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखूंगा। ठीक है। दूसरा बी, हमें चाहिए मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ यानी लैम्बडा। मिनिमम और मैक्सिमम की बातें हम देख लेंगे। और बोला है एक्स रेज प्रोड्यूस बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। 30 किलोवोल्ट, अरे ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ो, उसके पहले देखो किलोवोल्ट। ये वोल्ट जो है ना वो तो पोटेंशियल है, यानी कि गिवन में क्या है? गिवन में आपको दिया है कि वोल्टेज दिया है 30 किलो, 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। समझ में आ गया? ये वोल्टेज दिया है। अगर आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी निकालना है या वेवलेंथ निकालना है, आपको सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। और आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इटसेल्फ बिकम्स अ यूनिट व्हेन यू राइट दिस सेम नंबर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। तो 30 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा कि नहीं? तो वोल्ट की वैल्यू रख दी आपने 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो आप V की वैल्यू रख दी, ऐसा मान लो। ठीक है, ये आपका हो गया एनर्जी। आप एक्चुअली एनर्जी को QV से लिखते हो, बट आपको यूनिट जो था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे मिला। अब ये यूनिट आपके काम का है कि नहीं पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा बेटा। बट हम आप इस यूनिट को यूज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट को यूज करके हम आंसर जरूर निकाल सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको एनर्जी इन जूल निकालने के लिए बताता हूं। एनर्जी इन जूल विल बी, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाया जाता है? देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपके पास है तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो तो जूल में चले जाओगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की 30 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया जूल में। समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, जूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। याद रहेगा? कोई डाउट है आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे। ये नंबर को सॉल्व करो तो एनर्जी विल बी इक्वल टू 30 इंटू 1.6। आराम से कर लोगे ना, इट इज इजी नंबर है ना। तो 1.6 इंटू 3 भी कर दोगे, 16 इंटू 3 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे डेसिमल तो जो देखो, इसका 30 का एक 0 और यहाँ पे 1.6 में डेसिमल कैंसिल भी हो सकता है, मतलब एडजस्ट हो सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 16 को 3 से, यहाँ पे 8 आ गया, और फिर यहां पे आ जाएगा 58 होता है, 68 होता है एक, हाँ 48। ठीक है, 48। तो ये हमने लिखा 16 + 16 + 16 48, राइट। तो हमने यहाँ 48 लिख लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 का पावर 8 ये है इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻19। तो 3 - 19 गिव्स यू -16 और ये जूल्स। ये आपको एनर्जी तो मिल गई। आपको एक बार एनर्जी मिल गई, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला, कम ऑन एवरीवन, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशनशिप पता है ना? एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू। आपको एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू, एनर्जी अपॉन H इज इक्वल टू न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H। तो न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H। एनर्जी कितनी है बच्चा? एनर्जी है 48 इंटू 10⁻⁻16 और डिवाइडेड बाय H। H कितना है? हमें H की वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। आप नंबर्स देखो, अभी 48 अपॉन 6.6 है। यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशन बेटा। जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आए वो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट हर्ट्ज में लिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज रिटन इन हर्ट्ज। सेकंड क्या बोला है? वेवलेंथ। हमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पता है, हम डायरेक्ट वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। आप ये भी यूज कर सकते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू HC बाय एनर्जी लिख के आप वापस यहां से आप सब्स्टिट्यूशन करके एनर्जी निकाल सकते हो। दूसरा एक तरीका ये है, ये अगर आपको नहीं करना है, H पता है हमें 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C 3 इंटू 10⁻⁸ और E की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे निकाली है। आप सब्स्टिट्यूशन करो, यू विल गेट द लैम्बडा। और दूसरा तरीका ये है बेटा, आप एनर्जी
अरे लैम्बडा आपको फ्रीक्वेंसी आपको पता है, लैम्बडा निकालने का उन दोनों का आपस का रिलेशन भी है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸, फ्रीक्वेंसी जो आपको मिली वो यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, बस इतना सा सिंपल तरीका है। आप ये चाहो इससे करो, इससे चाहो जिससे करो, ए का आंसर ऐसे निकलेगा, बी का आंसर ऐसे, इन दोनों में से कोई एक मेथड से आप निकाल सकते हो। सो व्हाटएवर द मेथड यू फाइंड बेस्ट, इससे कैलकुलेशन कम होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या पता है, अगर आपका आंसर इस कैलकुलेशन का रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन को आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आपको जैसे भी करना है। सो आई होप आप यूज करोगे इस मेथड्स को, और मैं आपको यहां सोल्यूशन दिखाता हूं। इसका कैलकुलेशंस की बात है बेटा, यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशन यार। 48/66, तो 66 लिखो ना, 6.6 को 66 × 10⁻⁻1 करके, तो 48/66 यू विल बी एबल टू डू। और यहां पे आपको c बाय लैम्बडा, 3/लैम्बडा, ये जो भी है उसको 3 से ऊपर 3 नीचे ये, इसका जो भी आंसर आएगा ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशंस आप सभी को बेटा ट्राई करने हैं। आप चाहो तो मैं यहां पे और 5 मिनट डाल के ये पूरे कैलकुलेशंस कर सकता हूं, बट इज इट वर्थ इट फॉर मी? नो। आप सभी को ये कैलकुलेशंस करने हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं वो जानबूझ के इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैलकुलेशन नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो अगर इस लेवल तक आपको फिजिक्स पढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशंस तो कर ही सकते हैं, वो तो 9th-10th का बच्चा भी करना सीख जाता है। लेकिन बात ये होती है, आज मैं इन नंबर्स के साथ खेल लूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे किया, आंसर आ गया, लेकिन जब आपका दिमाग नहीं लगा ना इस नंबर के साथ खेलने में, तो एग्जाम के टाइम पे आपकी वो प्रैक्टिस नहीं हुई है कि आप नंबर्स के साथ खेल पाओ। इसीलिए मैं आपको पहले लेक्चर से बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज नंबर्स के साथ खेलना सीखो। यहां मैंने छोड़ा तो इसके बाद आपको इसको खुद अभी के अभी इसी पॉइंट पे इसमें सोचना है कि इसमें क्या करे। और आप जो ये सोचते हो ना, ये दिमाग में थिंकिंग क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, क्योंकि एवरी नंबर विल बी डिफरेंट, एवरी टाइम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन विल बी डिफरेंट। सो हाउ कैन यू अप्लाई सेम मेथड ऑल द टाइम? नहीं, आप एक ही तरीका का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस के साथ इसकी मेथड्स डेवलप करनी कि हाँ ऐसा है ना, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, कि सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और सोचो, मुझे लगता है कि आपको अगर पूरी लाइफ में आपको पता भी नहीं होगा ना डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक क्या, चलेगा, लेकिन आपको ये नंबर्स को आपस में सॉल्व करने आना चाहिए। क्यों? रियल लाइफ इज फिल्ड विद नंबर्स। आप कोई जॉब करोगे, आप कोई बिजनेस करोगे, आप कुछ भी करोगे, आप कहीं पे भी जाओगे, तो बेसिक आपको कोई भी पैसे की बात करोगे तो नंबर्स ही तो आपको बताएंगे। वो आपको नंबर्स दिमाग में कैलकुलेशन करने कब आएगा? जब आपको उसको ऐसे प्रैक्टिस करने आता है। भागना मत नंबर से प्लीज। ठीक है, देख लो इसमें आंसर्स वेरीफाई करने के लिए दिया मैंने आपको। Here we go for the next question. Here's 11.2. Work function of a cesium. ठीक है, वो तो मटेरियल की बात है। वर्क फंक्शन हमें दे दिया है। गिवन में क्या है बेटा? वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन को हम W नहीं, फाई लिखेंगे इस चैप्टर में। तो यहां पे कितना लिखेंगे? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहिए तो आप इसमें E की वैल्यू डाल के इसको जूल्स में कर सकते हो। तो फाई की वैल्यू इन जूल्स अभी बना देता हूं, 2.14 इंटू 1.6, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये जूल में भी आपको दे दिया मैंने। ठीक है, जरूरत पड़े तो इसमें यूज करो, जरूरत पड़े तो इसमें, अपने को कोई अभी टेंशन नहीं है। व्हेन द लाइट एनर्जी ऑफ द फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है। फ्रीक्वेंसी को एफ मत लिखो, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखने की प्रैक्टिस डालो इस चैप्टर से, विच इज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हमने लिखा। एंड इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है बेटा? इंसिडेंट। इसका मतलब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है बच्चा? फाइंड नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखो या काइनेटिक एनर्जी लिखो, ये इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, ओहो, काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखो, उसका मीनिंग एक ही होता है। हम के लिख रहे थे ना, वही के ही मैक्स होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, याद करें कैपिटल वी नॉट। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 3 मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, स्पीड, वेलोसिटी, ये तीन चीजें। ये देखो वेलोसिटी और वोल्टेज में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो। कम ऑन एवरीवन, सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला विल बी एबल टू अप्लाई। नहीं समझ रहा है सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत रैंडम चीजें दी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इंसिडेंट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को W लिखते हैं या फाई लिखते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी को के मैक्स बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने के लिए आप ऐसा लिख लो। एनर्जी इंसिडेंट के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप देखो मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करने सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। एनर्जी इंसिडेंट, आपको एनर्जी इंसिडेंट निकालनी है, लेकिन एनर्जी इंसिडेंट किसके टर्म्स में निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की मदद से निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी से आप एनर्जी इंसिडेंट निकालने के लिए ई की वैल्यू को एच न्यू लिख दोगे। ई की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे एच न्यू लिखेंगे। तो वी विल राइट ई की वैल्यू को एच न्यू, क्या लिख दिया, एच न्यू, समझ में आ गया। तो वी विल राइट इट एज एच न्यू। नेक्स्ट इक्वल टू का इक्वल टू वर्क फंक्शन एज इट इज हमें डायरेक्टली वर्क फंक्शन दिया भी हुआ है, जो इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी हमें सबसे पहले क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछा, इसलिए यहां काइनेटिक एनर्जी का के ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। कुछ रखेंगे तो वो निकालना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे उसको। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ये न्यू क्या क्या दिया है, चलो हमें पता होता है एच, हमें न्यू दिया हुआ है, हमें फाई दिया हुआ है, सिर्फ पता करना है के मैक्स पहले क्वेश्चन में। तो पहले पार्ट में जब हमें सिर्फ और सिर्फ के मैक्स पता करना है, तो के मैक्स क्या होगा बेटा, एच न्यू माइनस फाई, है ना। के मैक्स क्या होगा, एच न्यू माइनस फाई। अरे देखो ना, फाई इधर ले लो तो एच न्यू माइनस फाई हो गया। मैं वापस करके दिखाऊं ये स्टेप को, तो एच न्यू का एच न्यू और ये फाई का यहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अरे इक्वल टू इधर लिखो, अच्छा इक्वल टू इधर लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू ऐसे लिखी मैंने। अब आपको एच की वैल्यू पता है क्या, एच की वैल्यू कितनी है, कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू बताओ। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है, 6 इंटू 10⁻14, 6 इंटू 10⁻14 और माइनस क्या करना है, पाई, वर्क फंक्शन। हमने ये जो वैल्यूज एज इट इज सब्स्टिट्यूट की ना, वो हमें जूल्स में आंसर देता है। हमने यहाँ 1.6 से डिवाइड नहीं किया हुआ है कहीं पे, देखो 1.6 इंटू 10⁻10 से डिवाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये सारे आंसर जूल में देगा, तो हम फाई की वैल्यू भी जूल में रखेंगे। यूनिट्स का मेक श्योर करिएगा आप सही तरीके से करो। 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इन कैलकुलेशंस को करना सीखो। कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले तो देखो इधर जो मल्टीप्लाई करना है 6.6 इंटू 6 कर दीजिए और 10⁻34 10⁻+14। तो आप यहाँ पे कुछ जो नंबर आएगा 6.6 इंटू 6 और 10⁻34 और +14, तो यहाँ पे 10⁻20 बचेगा। यहाँ 10⁻20 और आप यहाँ देखोगे तो 1.6 को मैं 16 लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो 16 इंटू 10⁻1, तो यहाँ 10⁻19 और -1 गिव्स यू 10⁻20। इधर भी 10⁻20 बचा, इधर भी 10⁻20 बचा। एक काम कर, ब्रैकेट लिख, 10⁻20 कॉमन ले ले, और बचा क्या यहाँ पे, इधर से तो कुछ नहीं बचा, इधर से -2.14 इंटू 1.6 को लिख दिया 16 ना, तो अब 16 इंटू 2.14 करो और 6.6 इंटू 6 करो, इन दोनों को करके सब्ट्रैक्ट करो। आंसर जो है यहाँ पे एज इट इज आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी का, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू है। इतना सा कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यहां तक आपको बता चुका हूं। और ये आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इन जूल। क्यों, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो आंसर निकालते हैं वो जूल्स में ही आएगा, क्योंकि हमने नॉर्मल फॉर्मूला रखा है और हमने फाई की वैल्यू भी देखो जूल में रखी। आप एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी इन जूल, याद रखिए। लेकिन आपका जो आंसर आएगा, आप उस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है बेटा। तो आप ये काइनेटिक एनर्जी का जो भी आपका आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो भी आंसर आ गया, उस आंसर को डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे तो वो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। मैंने आपको बताया जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाने का तरीका। अगर आपके पास जूल्स है
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर दो, जूल्स को डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ करो, यू विल गेट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए हम यहां इस तरह से करते हैं कैलकुलेशंस। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में भी मिल गई और काइनेटिक एनर्जी जूल्स में भी मिल गई, ये दोनों तरीके से मिल गई। ये हो गया हमारा पार्ट ए। नाउ विल गो फॉर द पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? फाइंड वी नॉट। अरे काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला मैंने बताया था ई वी नॉट, याद करो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था ई वी नॉट, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी की जगह आप चाहो तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, चाहो तो ई वी नॉट लिखो। तो हम ई वी नॉट लिखेंगे, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी जस्ट आपने यहां डिराइव कर ली, रख दो और ई वी नॉट आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका कैलकुलेशन करो, आंसर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ करो, काइनेटिक एनर्जी खुद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। ठीक है, आपको अभी क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। आपको जो भी एनर्जी आई ना उसको डिवाइड कर दो, ऐसे देखो ना आप यहां पे जो भी आपको एनर्जी आई है उसको ई की वैल्यू से डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी का आंसर जो भी आया उसको ई की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वी नॉट आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर अगर मैं कैलकुलेशंस कर देता तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। क्या आता? सॉरी, मैं यहां लिख लेता हूं 0.345। तो यहां 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। तो काइनेटिक एनर्जी 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दो, क्योंकि इसको डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन करोगे। काइनेटिक एनर्जी कितना? 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसका खुद का यूनिट है ना। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका खुद का यूनिट है, विच इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये वी यूनिट वाला वी है और ये वी नॉट नंबर है, मतलब आपकी क्वांटिटी है। आप यहां पे जब ई और ई कैंसिल मार दोगे, ये ई को आपको खाली यहां पे एक तरह समझना है कि वो वैल्यू वाला है, तब आप कैंसिल मार पाओगे। तो वी नॉट की वैल्यू आती है 0.345 वोल्ट। ठीक है, इसका तरीका ये है बेटा कि आप इस नंबर को 0 उससे डिवाइड कर दो तो भी आंसर आएगा। मैंने आपको बोला था ना, अगर आपको 15 वोल्ट लिखना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है तो 15 ही होगी। नंबर चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोली है तो सिर्फ 15 लिखो तो पोटेंशियल हो गया, वोल्ट हो गया। अगर आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली है कि एनर्जी है, आपको इसके साथ एसोसिएटेड वोल्टेज बोलना है, तो आप सिर्फ 2.5 वोल्ट बोल दो। अब 2.5 वोल्ट बोला है तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो तो एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी और वोल्टेज के कन्वर्जन इजी होते, नंबर रिमेन्स एक्जैक्टली सेम, बस इन यूनिट चेंज हो जाता है। एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्टेज है तो सिर्फ वोल्ट। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? सी पार्ट इज आपको चाहिए वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। तो हम यहाँ पे 2k अपॉन m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्यों? रूट ऑफ कर दो ना यहाँ पे तो v मिल जाएगा। अब आपको क्या यहाँ पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली। क्या निकाली हमने? काइनेटिक एनर्जी जूल्स में रखिएगा बेटा, तब आपको आंसर परफेक्ट ऐसा यूनिट में आएगा। तो इसीलिए जूल्स वाला आंसर निकालना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, यहां रख दी, और m की वैल्यू, कम ऑन एवरीवन, m की वैल्यू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमें क्या बोला है? वर्क फंक्शन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻30 की रेंज में होता है, 3.1 इंटू 10⁻⁻13 आई गेस, यस। तो आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की वैल्यू, k की वैल्यू, m की वैल्यू, यू विल गेट द वेलोसिटी। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू विल गेट द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, ये 2 पार्ट के आंसर और ये तीसरे का सोल्यूशन देख लो। वेलोसिटी निकाला हमने, सॉरी 3.1 नहीं 9.1 इंटू 10⁻31 होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देख लो बच्चा, ठीक है। विल गो अहेड। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, बस एक ही फॉर्मूला है, उसी को यूज करते रहना इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 11.3 विच टेल्स यू, फॉर्मूला लिस्ट आई होप आपके सामने ही होगी। जैसे ही फॉर्मूला लिस्ट होती है आपके सामने तुरंत आंसर आने लगता है। कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सप्रेशन इज 1.5 वोल्ट। वी नॉट की वैल्यू है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? अरे यार, वोल्टेज से आपको एनर्जी चाहिए, फिर भले वो काइनेटिक एनर्जी हो, सिर्फ आपको यहां पे 1.5
को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेना है, ठीक है। यही है काइनेटिक एनर्जी। वोल्ट, इस वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड एनर्जी ये है। आपको चाहिए तो आप इसे लिख सकते हो जूल्स में भी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल्स। समझ में आ गया कि नहीं? दिस इज द यूनिट, सो वी कन्वर्टेड इट, वी गॉट द काइनेटिक एनर्जी। सिंपल एज दैट। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है पूरे फिजिक्स में यार? बताओ आप मेरे को, है कुछ इससे आसान? है? बोलो नहीं ना। सेशन कैसा लग रहा है बेटा? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। योर सपोर्ट इज वेरी क्रूशियल बच्चा। आप जब इस तरह से हमें कमेंट करते हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी और अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर लर्निंग और वेयर स्टडी इज एनकरेज्ड। आप चाहते हो, यानी कि आप एक ऐसी जगह बना रहे हो जहां पे लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आप एक जगह को बिल्ड कर रहे हो जहां पे लोग पढ़ रहे हैं, जहां लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप एक पॉजिटिव कम्युनिटी बना रहे हो, पॉजिटिव एक अच्छी दुनिया बना रहे हो अपने आप के लिए और अपने दोस्तों के लिए और जितने भी लोग इस दुनिया में उनके लिए। आपको प्लीज इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करना है बेटा। इन क्लासेस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो विल सी आगे का पार्ट। 11.4 मोनोक्रोमेटिक लाइट। कुछ फर्क नहीं पड़ता है सब क्या लिखा है। ऑफ अ वेवलेंथ दिस, मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर वाला लाइट होगा जिसका वेवलेंथ इतना है। तो वेवलेंथ इज कितना बच्चा? तो गिवन में क्या है, वेवलेंथ दिया है 632.8 नैनोमीटर। 632.8 नैनो, नैनो इज 10 रेज टू माइनस 9 मीटर का मीटर। इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर से प्रोड्यूस्ड हुआ। पावर एमिटेड इज 9.42 मेगा मिलीवॉट। पावर की वैल्यू दी है 9.42 मिलीवॉट, ठीक है। पावर की वैल्यू क्या है? 9.42 मिलीवॉट। मिली को 10 रेज टू माइनस 3 लिखो और वॉट का वॉट लिख दिया, खत्म। ये दोनों डेटा हमने लिख लिए। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। अरे फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम चाहिए सबसे पहला, फाइंड, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये दो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ना। आपको फर्स्ट में ये पूछा था, सेकेंड में पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स। आप स्मॉल एन लिखो, एक्चुअली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। लेट्स से तो नंबर ऑफ फोटोन, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। पर सेकेंड यानी अपॉन टाइम। तो स्मॉल एन आपको चाहिए एक तरीके से। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर टाइम ऑन द एवरेज arrive at the target radiated by the beam, ठीक है। assume the beam have uniform cross section area, वो तो सब ठीक है। how fast does the hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन की बात हो रही है। atom to have to travel the same momentum of the photon। हाइड्रोजन का मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। P इज मोमेंटम बेटा, हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम चाहिए। ये P इज मोमेंटम, ये जो P है ना वो पावर है। तो मैं इसको P ना लिख के उसको पावर लिखना प्रेफर करता हूं, ठीक है, ताकि P मोमेंटम और P पावर का कंफ्यूजन में ना आए। चलो अब हमें यहां चीजें कई सारी पूछी है, एक एक करके सारी चीजें हमें सॉल्व करनी है। कम ऑन, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी फर्स्ट, एनर्जी। कोई भी फोटोन की एनर्जी, फर्स्ट पार्ट फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको मत भूलिएगा। फोटोन के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्बडा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्बडा। इज लैम्बडा गिवन? यस। लैम्बडा की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी? एनर्जी विल बी इक्वल टू h इज 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू c इज 3 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू 8 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा इज कितना? 632.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, 632.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, ठीक है। अब नंबर्स तो देखो वेरी सिंपल यार,
ये सब नंबर जो है 6.6 इंटू 3 कर दो पहले, तो उसको 66 इंटू 3 से आंसर जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 632.8, ये ही दो नंबर्स को डिवाइड करना है फिर, और पावर्स को सिंप्लीफाई कर दो तो यू विल गेट एनर्जी। बाय डिफॉल्ट आप जो फॉर्मूले में एनर्जी मिलता है, आपने कहीं पे भी कुछ कन्वर्जन की बात ही नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट जो एनर्जी मिलती है वो जूल्स में होती है। ठीक है, ये जूल्स में आपको एनर्जी मिल गई। दूसरा आपको पूछा मोमेंटम। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया नहीं है क्योंकि वो डी ब्रॉगली में आता है, बट मोमेंटम ऑफ फोटोन जो होता है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन, बेटा मोमेंटम ऑफ फोटोन का बहुत सिंपल फॉर्मूला डी ब्रॉगली में हम करेंगे, दैट इज मोमेंटम इक्वल टू h बाय लैम्बडा। एक्चुअली फॉर्मूला डी ब्रॉगली का आपको अगर किसी को पता है तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, और इसी को रीअरेंज करके आप P इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा बना सकते हैं। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्बडा। ठीक है, h बाई लैम्बडा। ठीक है, कोई डाउट है? ये पहला पार्ट। pH की वैल्यू डाल दीजिएगा, लैम्बडा की वैल्यू आपको दी हुई है, सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंपल कैलकुलेशंस है, करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए। पावर का फॉर्मूला जो है ना बेटा, पावर इज एनर्जी। एक्चुअली यहां क्या पूछा है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑन सेकेंड आर एट द टारगेट इरेडिएटेड बाय द बीम। ठीक है, तो हमें पावर का फॉर्मूला लिखना है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी किसकी, ये जो है ना पावर जो दिया होता है, वो पावर किसका होता है कि एक बल्ब है, वो बल्ब का पावर कितना है। अब बल्ब तो लाइट फेंकता है, लाइट क्या होती है, तो एनर्जी किसकी होगी, पावर बल्ब का होता है, तो बल्ब लाइट फेंकता है, तो एनर्जी लाइट की होगी, एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर वो एनर्जी ऑफ लाइट है, मैं यहां पे लिखता हूं एनर्जी ऑफ लाइट, और ये डिवाइडेड बाय टाइम होगा। अब एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट किससे बनी है, फोटोन से ही तो बनी है, तो पावर इज इक्वल टू, तो यहां पे आप लिखोगे पावर is equal to energy of light is number of photons into energy of one photon divided by time। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी में भी ऐसा बताया था कि एनर्जी इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, अरे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन ना, तो एनर्जी ऑफ लाइट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एक फोटोन का एनर्जी। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम, इसी को मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम को स्मॉल एन बोल दिया है, तो पावर का फॉर्मूला बन गया स्मॉल एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आ गया? अब आप एक्चुअली क्या चाहिए आपको, स्मॉल एन ही तो पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ऐसा भी बोल सकते हो आप इसको। तो पावर की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, 9.42 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कम ऑन एवरीवन, एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता, एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, दिस इज द वे। एनर्जी जूल्स में कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट की हमने, जूल्स में ही रखिएगा ताकि सब ऐसा यूनिट बने रहे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तभी ही कैलकुलेट करके रखिए जब आपको किसी में से सब्ट्रैक्ट करना हो, ये सब करना हो, या कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाना हो। तीसरा, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा लिखा है, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल टू हैव द सेम मोमेंटम। अच्छा, हाउ फास्ट हाइड्रोजन एटम हैज टू ट्रैवल, यानी कि हमें हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी चाहिए एक्चुअली, वेलोसिटी। ठीक है, वोल्टेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए एक्चुअली। वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब वेलोसिटी के लिए वैसे निकालना है तो हमें मोमेंटम ही पड़ेगा। यहां पे एक चीज लिखी भी है, द सेम मोमेंटम एज द फोटोन, तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन को हम ऐसे गामा वेव्स बोलते हैं, इसीलिए मैं ऐसे गामा सिंबल लिख रहा हूं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोमेंटम का फॉर्मूला, हाइड्रोजन इज पार्टिकल और वेव, इट इज पार्टिकल, पार्टिकल के लिए मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गामा वेव्स। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज मास इनटू वेलोसिटी, और गामा वेव्स का गामा वेव्स जो थी उसका मोमेंटम हमने वैसे कैलकुलेट कर चुके हैं, बट ये h बाई रो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, h बाई लैम्बडा।
है ना, h बाय लैम्डा आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, दैट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, और दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो हमने यहाँ इक्वेट कर दिया। अब आपको एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ही तो चाहिए, तो h अपॉन m लैम्डा कर दीजिएगा। इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर डेफिनेटली आएगा, आई गारंटीड। आप यहाँ पे h की वैल्यू जो है Planck's constant 6.6 into 10 raised to minus, come on everyone, what is 6.6 into 10 raised to minus 34? M is mass of the proton, mass of the hydrogen actually. Mass of the hydrogen, hydrogen का mass is almost equal to mass of the proton, which is 1.6 into 10 raised to minus 27. 1.6 into 10 raised to minus 27. Lambda की value is what is given over here. 632 into 10, 632 into 10 into 632.8 into 10 raised to minus 9. ठीक है, ये यहाँ पे रखिए, आपका आंसर आएगा। You can see the solution part बच्चा, सब मैंने जो बताया वही किया है, एग्जैक्ट उसी से। देखो, फोटोन का एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम, हाइड्रोजन का मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम हमने एक्चुअली अगर ये डायरेक्टली यूज कर ले, ये मोमेंटम जो आंसर आया उसको डायरेक्टली यूज करे तो मोमेंटम, ये देखो ना, मोमेंटम तो मास से डिवीजन में जाएगा ना, तो आपको चाहिए तो ये एक तरीका है, और यहाँ पे mv इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ये गामा वेव्स, तो v इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये और वाला तरीका, ये भी एक है, ये भी है कि आपकी इच्छा, आप इससे करो उससे करो यार, दैट इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ। दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, गारंटीड। तरीका सबका हो सकता है अपना ना, मैं थोड़ी ना ये सोल्यूशन एग्जैक्टली जैसे है करके आया हूं पहले से, नहीं, आई डू इट लाइक यू डू इट, ओके। आपके आप जैसे नेचुरली करते हो वैसे ही नेचुरली मैं भी यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको एक प्रोसीजर करने का तरीका पता चले। यानी कि मेरा सिर्फ ये कोशिश होता है कि मेरा अप्रोच आप सीखो। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मुझसे कंसेप्ट सीखो, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ये अप्रोच ज्यादा सीखो। न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज लेस अबाउट कंसेप्ट, इट इज मोर अबाउट अप्रोच। मैं इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करता हूं, अगर मैं वो सीख गया ना, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, I can easily solve all the questions, क्योंकि न्यूमेरिकल का अप्रोच तो सेम ही रहता है, कुछ अलग फॉर्मूला होता है, उसमें ढूंढना होता है बस ये, और आंसर सब्स्टिट्यूट करने होता है, यही होता है, बस आपको अप्रोच सीखना है बेटा। ठीक है, चलो 11.5 क्वेश्चन नंबर 11.5 क्वेश्चन सेज इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज, अरे कट ऑफ वोल्टेज का स्लोप जो है, कट ऑफ वोल्टेज का स्लोप किसके साथ, वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होता है, आपको पता होगा। तो कट ऑफ वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो कट ऑफ वोल्टेज बढ़ता जाता है। तो ये आपका ग्राफ होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा अलग अलग होता है, मटेरियल अलग अलग हो, मेटल 1 मेटल 2, ये आपको पढ़ा होगा आपने ये ग्राफ। तो हमें बोला है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज फाउंड टू बी, स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप जो है वो है 4.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 वोल्ट। कैलकुलेट द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, फिर भी कैलकुलेट करने बोला है। ऐसे क्वेश्चन की खास बात क्या पता है आपको, आंसर ऑलरेडी पता होता है। आंसर होता है 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब स्लोप निकालना है हमें। स्लोप क्या होता है बेटा, ये ग्राफ के वाई एक्सिस पे कौन है, वी नॉट, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे कौन है, न्यू, ये एक्चुअली उसका स्लोप है। समझ में आ गया, y अपॉन एक्स, ये स्लोप होता है। स्लोप की वैल्यू कितनी है 4.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 वोल्ट। अब यहां पे अब जरा ध्यान से देखोगे, इसको यूज करके अपने को कैसे तो करके h निकालना है। तो h लाएंगे कैसे, ये न्यू एनर्जी वाला न्यू है, तो एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, ऐसा लिख दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी इंसिडेंट के इक्वल मानो यहाँ पे। तो आप इस जगह पे एनर्जी इंसिडेंट और, अरे यार EV नॉट है तो एनर्जी ही ना, EV नॉट है तो एनर्जी ही, तो जो भी एनर्जी उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे एसोसिएटेड है, उस फ्रीक्वेंसी को आप यहां लिखोगे विच इज h न्यू, और यहां आएगा EV नॉट का EV नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी है बेटा, तो EV नॉट। आप यहां h चाहिए तो क्या लिखोगे, न्यू नीचे जाने दोगे, EV नॉट अपॉन न्यू नॉट, E आएगा V नॉट अपॉन न्यू नॉट। अब V नॉट अपॉन न्यू नॉट जो है, E का E लिखो, E कितना है 3, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और इंटू V नॉट अपॉन न्यू नॉट,
V नॉट अपॉन न्यू नॉट इज ऑलरेडी गिवन 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट। देख लो, ये E की वैल्यू रखी, V नॉट अपॉन न्यू नॉट जो है, सॉरी V नॉट अपॉन न्यू, ये न्यू है बेटा, न्यू नॉट नहीं है, न्यू नीचे गया, न्यू हमें ऑलरेडी पता है 4.12 10⁻⁻15। तो दिस इज हाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो आपका आंसर कूलम्ब वोल्ट अपॉन कूलम सेकंड पर वो कूलम सेकंड वोल्ट, उसके आप यूनिट भी निकाल सकते हो हर्ट्स, ये एच का। ठीक है, देख लो, जूल सेकंड, जूल सेकंड इज द यूनिट। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन बेटा। इस तरीके से आप कर सकते हो। कैलकुलेशंस आर इजी, नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लीकेशन इज इजी कंपेयर टू डिवीजन। 11.6 क्वेश्चन नंबर 11.6, 100 वॉट पावर की वैल्यू यही दे दी है। गिवन में क्या क्या दिया है? पावर इज इक्वल टू, पावर को मैं पहले बराबर से लिखना सीखो, पावर पूरा लिखो, पी लिखते हैं मोमेंटम के साथ कंफ्यूज हो जाते हो। पावर इज 100 वॉट। ठीक है, a lamp radiates energy uniformly in all the direction। 100 watt सोडियम लैंप radiates energy in all the direction। ऑब्वियसली बल्ब है, वो हर डायरेक्शन में लाइट तो फेंकेगा। in all the direction, the lamp is located at the center of the large sphere। center of the large sphere पे लैंप है, तो लैंप अपने सारे बाजू एनर्जी फेंकेगा। ठीक है, which incident on it, the wavelength of the sodium light, wavelength भी दिया हुआ है, wavelength लैम्बडा, लैम्बडा कितना दिया है? 589 नैनोमीटर, नैनो इज 10⁻⁻9 और ये मीटर का मीटर। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट? फाइंड आपको क्या करना है? फाइंड करना है एनर्जी पर फोटोन, एनर्जी पर फोटोन यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। पर फोटोन यानी एक फोटोन की एनर्जी, सिंपल सा पूछा है। associated with the sodium light, at what rate the photons delivered to the sphere। फोटोन कितने आ रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो यहां नंबर ऑफ फोटोन पर टाइम, ये होता है रेट ऑफ फोटोन। रेट ऑफ फोटोन भी है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होता है, n/t ही होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटोन आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है कि नहीं? यही तो होता है। तो रेट ऑफ फोटोन भी यही है, रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी यही होता है, n/t, और रेट ऑफ एमिशन भी यही होता है, n/t। आप इसको चाहो तो स्मॉल n लिखना प्रैक्टिस में रखो। अब आपको आदत डालनी है ये स्मॉल n क्या होता है उसकी समझने की। ठीक है, अब आपको सबसे पहली चीज चाहिए एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, या तो hc बाय लैम्बडा। बेटा आपको यहाँ क्या h पता है? कम ऑन एवरीवन, यू नो द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, इंटू C is 3 इंटू 3 इंटू 10⁻8 हो गया। ये हमारे यहाँ पे ये C की वैल्यू आ गई। लैम्बडा की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁹ ये हो गई। सिंपल कैलकुलेशंस, मल्टीप्लीकेशन है लेकिन करना पड़ेगा ये, तो ये कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। पावर्स को सॉल्व कर लो, आंसर ऑफ एनर्जी विल कम। जो भी एनर्जी है उसको हम डायरेक्ट सब वैल्यू प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करके ला रहे हैं, आंसर विल बी इन जूल्स। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, जब भी ऐसा नंबर का रेट आएगा, नंबर डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा कुछ, तो पावर को याद करो। पावर क्या होता है? पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज एनर्जी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? तो पावर का P, एनर्जी ऑफ लाइट इज n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। फोटोन लिखो, गामा लिखो, यहां पे E गामा ऐसा तो भी ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप यहां पे देखोगे तो n/t, तो ये n/t आपको चाहिए, जिसको स्मॉल n लिख लो। तो पावर इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन आपको चाहिए। ठीक है, अब आपको इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, आपको स्मॉल n ही तो निकालना है सिर्फ। स्मॉल n इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। पावर की वैल्यू कितनी है? 100 वॉट है, अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी जो इससे आंसर आएगा वही आंसर यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी है, समझ में आ गया? कम ऑन। सो दिस इज द वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको
तरीका समझा बेटा, इजी अप्रोच रखने की पूरी कोशिश करता हूं मैं, रटा रटाया तरीका मैं अपना देने की कोशिश नहीं करता हूं, स्टैंडर्ड वेज नहीं होते, आपको बस वो फॉर्मूला लिस्ट आपके जो सामने है वहां से आपको फॉर्मूला पिक करने का तरीका सिखाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, क्या पता है क्या निकालना है वो करने की कोशिश करता हूं मैं। देखो Here we go ahead. 11.6 question number 11.6 क्या कहता है? The threshold frequency of a certain metal is 3.3 into 10 raised to 14 hertz. If the light of the frequency is 8.2 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal, okay, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. हमें क्या बोला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। If the light of the frequency this much, हमने इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उसके ऊपर गिराई है, तो मुझे बताओ इंसिडेंट की है, तो प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, हमें कट ऑफ वोल्टेज बताना है। हमारी यहां पे गिवन क्या है बेटा, गिवन है कि कोई मटेरियल के ऊपर, लेट्स से हमारे पास ये कोई मटेरियल है, इसमें हमने जो लाइट फेंकी वो लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू की है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नॉट है, तो पहले यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, वो दी है 3.3 into 10 raised to 14 hertz. This is the minimum frequency required. मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ना बेटा ये तो। अब आपको आपने इंसिडेंट कितनी कराई, इंसिडेंट कितनी कराई, न्यू कितनी है 8.2 into 10 raised to 14 hertz, ये है इंसिडेंट। इंसिडेंट तो आपने 3.3 से ज्यादा ही कराई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज निकालना, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो भी आपने एनर्जी दी है वो एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, और उसमें वर्क फंक्शन जो लग रहा है वो वर्क फंक्शन इस फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, तो आपने जो एनर्जी दी उसके कंपेयर में वर्क फंक्शन कम है, मतलब आपने ज्यादा एनर्जी दी, तो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाती है, और यही काइनेटिक एनर्जी को आप एक्चुअली लिखते हो EV0, और ये V0 ही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइंड क्या करना होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ वोल्टेज बोलो या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो एक ही बात है, ठीक है, विच इज V0। तो हम यहां काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई E लिख देंगे, विच इज गोइंग टू बी V0। और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे, किसकी काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, कैसे निकालेंगे, नहीं डायरेक्टली नहीं निकाल सकते काइनेटिक एनर्जी को, आपको काइनेटिक एनर्जी दी ही नहीं है, इसलिए पहले ये इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, और काइनेटिक एनर्जी निकलेगी फिर यहां रख पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां अप्लाई करने के पहले इसके ये तरीका ये कराना चाहूंगा, हम समझा कहां हम अटके, तो ये इसकी जरूरत पड़ी, तो एनर्जी इंसिडेंट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग एनर्जी विल बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इंसिडेंट एनर्जी देनी है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में h न्यू लिखा जाता है। ये वर्क फंक्शन देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया है, तो वर्क फंक्शन को हम h न्यू नॉट लिखेंगे बेटा, और यहाँ प्लस काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी। एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आप चाहो तो हम यहां से ही सीधा ये कट ऑफ वोल्टेज निकाल सकते हैं, कट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 लिख सकते हैं, आप याद करो। अब आपको समझा अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के हमारा परफेक्ट फॉर्मूला कैसे बन सकता है, एक ही फॉर्मूले में हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि एनर्जी इंसिडेंट कौन से फॉर्मूला से निकाले, hc/λ से या h न्यू नॉट से, h न्यू से आपने h न्यू से निकाली। वर्क फंक्शन किससे निकाले, hc/λ0 से या h न्यू नॉट से, न्यू नॉट दिया है तो h न्यू नॉट से। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, k निकाले या फिर EV0 निकाले या फिर हाफ mv स्क्वायर निकाले, किससे निकाले, तो हमने सोचा EV0 से लिखते हैं ताकि हमें यही पोटेंशियल भी आ जाए। अब आप देखो यहां पे ध्यान से, इस फॉर्मूले को पहले तो रीअरेंज करो, h न्यू माइनस h न्यू नॉट और अपॉन E इज इक्वल टू V0, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो V0 यहां लिख दो, ठीक है। अब V0 इज इक्वल टू h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं सिर्फ, अपॉन E। अब आप V0 जो है वो है h इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन E। h की वैल्यू क्या है, व्हाट इज h, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज टू -34 इंटू न्यू इतना हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी इतनी हर्ट्ज है, तो न्यू कितना है बेटा 8.2 इंटू 10 रेज टू 14, 10 रेज टू 14 कॉमन ही आने वाला है वैसे, ठीक है, वो कॉमन ले लिया दोनों में से, 8.2 माइनस 3.3।
अरे 8.2 इंटू 10⁻⁻40, 10⁻+14, 3.3 इंटू 10⁻14, तो 10⁻14 कॉमन ले लो, तो यहां आपका आंसर आएगा इस तरह से। इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंपल, कैलकुलेशंस करिए, आंसर आ जाएगा V नॉट का। अब देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्ट कैसे अप्लाई हुई, समझ में आ गया, याद रहेगा। कम ऑन, आई होप आपको समझा। कैलकुलेशंस यहां पे देख सकते हो। आई हैव सम वाटर, कम ऑन। ठीक है, here we go for the question number 11.7. The work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Given क्या है, work function for certain metal is 4.2 electron volt. ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन दिया हुआ है। Will the metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength this much? If incident wavelength is 330 nano is 10⁻⁹ meter. If this is this much, if wavelength is this much, photoelectric emission होगा कि नहीं होगा? Will photoelectric emission happen? Emission, ये सवाल है हमारा। अगर हम इतना वेवलेंथ वाला एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा? पता नहीं कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो एमिशन होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को यूज करके इंसिडेंट एनर्जी निकालेंगे। वी विल फाइंड इंसिडेंट एनर्जी। एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, है ना। h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c इज 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली मैं आपको बताऊं hc का आंसर याद रख लिया करो, कैलकुलेशन करो 3 इंटू 6.6 और पावर्स को सॉल्व करो, फिक्स वैल्यू याद कर लिया करो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 330 इंटू 10⁻⁻9, 330 इंटू 10⁻⁻9। अब आप इन दोनों, ये जो भी है कैलकुलेशन करो, इसका एनर्जी निकलो। ये एनर्जी जो आएगी वो आंसर जूल में आएगी। जूल में यूज नहीं होगा, लेट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल टू, ये जो भी हमारा आंसर आया ना जूल वाला, डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जूल्स को डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो इससे हमारा आंसर, एग्जांपल मैं आपको सीधा कैलकुलेशन किया हुआ आंसर ले लेता हूं मैं। आंसर क्या आया है, 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आंसर आ गया 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये प्लीज यू हैव टू डील विद नंबर्स बच्चा। अब नंबर्स लास्ट के 3 चैप्टर कंसेप्ट इजी है, लेकिन नंबर्स थोड़े क्रिटिकल होते हैं, इसीलिए इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जानबूझ के इनको पहले से याद रखो कि कितना होता है, आपको कैलकुलेशन हट जाएगा। अभी समझ में आ गया, एग्जाम में भी इन दोनों को डायरेक्टली याद रख लेने का। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी कितना है, 3.76। वर्क फंक्शन कितना है, मिनिमम रिक्वायर्ड, वर्क फंक्शन इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, राइट, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने इंसिडेंट कितनी कराई, सिर्फ 3.6, चाहिए कितनी थी, 4.2, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन दी वर्क फंक्शन, इसीलिए नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अनफॉर्चुनेटली समझ में आ गया, कोई एमिशन होगा नहीं, ठीक है, याद रख लीजिए कैसे किया हमने, देख लो, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ये इसके बिना आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर ये नहीं है, आंसर ये है।
आपको सवाल में कहीं पूछा ही नहीं कि आप बताओ कि कितनी एनर्जी आपने दी, आपको सवाल में पूछा है कि बताओ एमिशन होगा कि नहीं होगा। तो आपका आंसर ये है बेटा। ऐसी चीजों में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब बोलते हैं कि हमारे मार्क्स काट दिए, अरे मार्क्स तो कटेंगे ही, क्योंकि आप बारीकियों पे, डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है कि आप बताओ कितना इंसिडेंट एनर्जी है, नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है होगा कि नहीं होगा। तो आपको कुछ भी करो फिर बता दो होगा कि नहीं होगा, समझा। 11.8 क्वेश्चन नंबर 11.8, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। ओके, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, तो गिवन है कि हमने लाइट जो होती है वो तो इंसिडेंट कराते हैं, इसलिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम यहां पे। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाली कितनी है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम स्पीड, किस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी मैक्सिमम स्पीड, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उससे वेलोसिटी निकलती है, वही वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा जाता है, इसलिए वेलोसिटी भी मैक्सिमम लिखा जाता है। वेलोसिटी मैक्सिमम इज 6 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। आर रिजेक्टेड, यानी कि अगर हमारा मेटल सरफेस है जिसमें लाइट गिर रही है, यहां से लाइट गिरेगी तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ना, that electron will have velocity of this 6.6 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। What is the threshold frequency? आपको न्यू नॉट पूछा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड न्यू नॉट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं आता समझ, इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोला है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लेके आओ। एनर्जी इंसिडेंट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस रिमेनिंग एनर्जी विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको दिखाया था, एनर्जी की जगह आप एच न्यू भी लिख सकते हो, एच सी बाय लैम्बडा भी लिख सकते हो। आपको क्या दिया है, न्यू दिया है, तो एनर्जी की जगह आप एच, ये इंसिडेंट वाले केस में आपको दिया है न्यू, तो एनर्जी की जगह आप एच न्यू लिखोगे। वर्क फंक्शन आपको पता नहीं है, वर्क फंक्शन आपको पता करना है, बट उसके लिए एच न्यू नॉट के टर्म्स में पता करना है, तो फॉर वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट लिखो। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं दी है लेकिन वेलोसिटी दी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिखो। अब इसका फायदा क्या पता है आपको, आपको यहां बहुत सारी चीजें पता है, एच पता है, न्यू पता है, ये एच पता है, ये हाफ पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। क्यों, वेलोसिटी तो दी हुई है, तो यू विल जस्ट रिक्वायर टू फाइंड दिस वन सिंगल टर्म विच इज न्यू नॉट। समझ में आ गया, इसीलिए इसको इधर ही रखो थोड़ी देर, बाकी सबको इधर ले लो। तो एच न्यू अपॉन हाफ, हाफ का हाफ जो है ना, हाफ जो है वो उसका 2 ऊपर जान दो, तो 2 और एम वी स्क्वायर, और ये जो एच है वो भी डिवीजन में आ जाएगा फिर। हाँ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा। एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये डिवीजन किससे हो जाएगा, एच से, दैट इज गोइंग टू गिव यू न्यू नॉट। अब आपको यहां न्यू नॉट चाहिए, उसके लिए h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। कम ऑन एवरीवन, दिस इज सो इजी राइट। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, दी हुई है 7.1 इंटू 10⁻14, 7.1 इंटू 10⁻14 माइनस हाफ का हाफ लिखो, m इज मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg में होता है। वेलोसिटी का स्क्वायर है 6.5, 6 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर, 10⁻5 इंटू 2 10⁻10। समझा कि नहीं, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 भी लिख सकते थे, और मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि आप एक 2 और एक 2 को, एक 2 और एक 6 को कैंसिल करो, 6 आधा कर सकते हो, वो तो जो भी है कैलकुलेशंस के लिए। यहां पे आपने उसका स्क्वायर डायरेक्टली मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म डिवाइडेड हो रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 से, h से, और ये है आपका न्यू नॉट। कैलकुलेशंस है, लेकिन इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में हर एक टर्म को जो गिवन है या जो फाइंड करना है उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से, है ना। सो क्वेश्चन बिकम सिंपलर। आई होप आपको समझा।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर सवाल है, देख लीजिए। दिस इज द सोल्यूशन, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 11.9। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 4.8 नैनो 488 नैनोमीटर। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है 488 नैनोमीटर। लाइट की बात कर रहा है। लाइट तो इंसिडेंट करती है, लाइट गिरेगी, फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये प्रोसेस होता है ना। तो हमारा गिवन क्या है बेटा? गिवन है लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 488। तो वेवलेंथ इंसिडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब वो इंसिडेंट। आपको बस ये पता करने आना चाहिए कौन इंसिडेंट है कौन नहीं है। इंसिडेंट कौन है? इंसिडेंट वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 488 नैनो, यानी 10⁻⁻⁹ कन्वर्ट कर दिया, और मीटर का मीटर। इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्गन लेजर। छोड़ो ये जो भी है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। which is used in photoelectric effect when the light photoelectric effect हो रहा है when the light from this spectral line is incident on an emitter the stopping potential। क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है यार? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्ड समझ में आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? 0.38 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। फाइंड क्या करना है? बहुत सिंपल सा पूछा है, लेकिन घुमा घुमा के बता रहा है भाई। अपने को सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी इंसिडेंट विल बी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया, उस हिसाब से आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एनर्जी इंसिडेंट को लैम्बडा के टर्म्स में, तो एच सी बाय लैम्बडा रखोगे ना एनर्जी को, एच सी बाय लैम्बडा। क्या आपको एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, इंसिडेंट वेवलेंथ पता है? हाँ, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एज इट इज, क्योंकि वर्क फंक्शन खुद अकेला ही फाइंड करना है। कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे रखोगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं दिया है, लेकिन पोटेंशियल दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी को दो तरीके से रख सकते हैं, हाफ mv² और ev नॉट। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को ev नॉट के टर्म्स में रख देंगे। ev नॉट यहाँ आने दो, एच सी बाय लैम्बडा माइनस ev नॉट इज इक्वल टू 5। अब आप यहाँ पे 5 की वैल्यू रखोगे, विच इज गोइंग टू बी एच सी बाय लैम्बडा माइनस ev नॉट। अब आपको क्या वैल्यू पता है क्या नहीं पता है? लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट बेटा, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, कम ऑन। h की वैल्यू h, c क्या है? अच्छा, h की वैल्यू क्या है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा कितना दिया है? 488 इंटू 10⁻⁹ 488 इंटू 10⁻⁹ माइनस ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अरे वी ऑलरेडी नो इट यार, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वी नॉट हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38 दिया है, तो इंटू 0.38। कैलकुलेशंस है, बट यू विल गेट द आंसर इन वन फॉर्मूला इटसेल्फ, नो अनदर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। ये देखो, ये फॉर्मूला कितना काम कर रहा है, मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है। देख लो इसका सोल्यूशन पार्ट भी। कूल, हियर वी गो अहेड। ये सब उसका सोल्यूशन में आंसर देखा रहा, वर्क फंक्शन डायरेक्टली आ गया। अब हमारे पास है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। कुछ लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कुछ ने बताया इलेक्ट्रॉन वेव है, किसने बताया लाइट एक वेव है, किसने बताया लाइट एक पार्टिकल है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि दुनिया सिर्फ पार्टिकल और वेव में दो पार्ट में डिसाइडेड नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नथिंग लाइक पोल डाइपोल, ऐसा नहीं है। दो डिफरेंट दुनिया नहीं है। दुनिया में हर चीज विरोधाभासी है। विरोधाभासी मतलब जो आपको अभी पार्टिकल दिख रहा है वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे वेव भी हो सकता है, और जो आपको वेव दिख रहा है वो कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। यानी कि सबका बिहेवियर पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है, वेव नेचर का भी हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। अगर वो फास्ट मूविंग चीज है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वो स्लो मूविंग चीज है तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, लाइक फोटोन। समझ में आ गया? हम पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि डी ब्रॉगली ने हमें एक सिंपल सा बात बताया कि अगर आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी E इज इक्वल टू mc², ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू फोटोन की, एनर्जी फोटोन, ये पार्टिकल के लिए, ये mc² जो है ना फॉर पार्टिकल है बेटा। तो फॉर पार्टिकल ऑफ मास है, हमारे मास किसके पास होता है? पार्टिकल के पास होता है। फॉर पार्टिकल हमें उसने बताया E इज इक्वल टू mc² होता है। हमें फॉर लाइट,
लाइट एनर्जी और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पता किया कि एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ होता है। ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों एनर्जी अगर इक्वेट, दोनों एनर्जी की वैल्यू इक्वल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो दोनों एनर्जी की वैल्यू इक्वल कर दी तो हमें पता चला एनर्जी इज इक्वल टू mc², एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, hc/λ इज इक्वल टू mc²। तो हम यहां c कैंसल कर देंगे, तो यहां आपका याद देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये h/λ इज mc बना। mc जो है ना उसे मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम इज p, जिसको मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट लिखा जाता है, तो हम इसकी जगह पे p लिख देंगे, h का h और लैम्डा का लैम्डा, तो h/λ इज इक्वल टू p। आप इसको p इज इक्वल टू h/λ ऐसा भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इस फॉर्मूला का विरोधाभास देखो, इस फॉर्मूला में ना, इस फॉर्मूला को यहां वापस लिखता हूं, P इज इक्वल टू नहीं लिखता हूं मैं, लैम्बडा ऊपर लेके जाता हूं, P नीचे लेके आता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, इस फॉर्मूले का विरोधाभास देखो, इस फॉर्मूले में इक्वेशन के इस बाजू बताया कि वो वेवलेंथ है, यहां पे क्या दिया है हमें, वेवलेंथ दिया है, वी आर गिवन विद द वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके पास होती है, वेव के पास होती है ऑब्वियसली, तो ये वेव नेचर बता रहा है। ठीक है, और इसी फॉर्मूला में इक्वल टू के इस बाजू देखोगे, इक्वल टू के इस बाजू देखोगे तो मोमेंटम है। मोमेंटम किसके पास होता है बेटा, मोमेंटम किसके पास होता है, जिसके पास मास होता है, क्योंकि मोमेंटम जो है बच्चा, मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, सी स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स से सी है वो स्पीड अभी, बट सी की जगह वी भी तो लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट कभी हर बार सी 3 × 10⁸ हो जरूरी थोड़ी है, सी भी लिख सकते हो। तो मोमेंटम तो किसी के पास होता है जो इसके पास मास होता है, यानी कि वो मैटर होता है, मैटर यानी पार्टिकल हो सकता है। तो ये है वेव पार्टिकल इक्वेशन। वेव नेचर भी है इस इक्वल टू में, यहां इक्वल टू के पहले वेव नेचर है, इक्वल टू के बाद पार्टिकल नेचर है, समझ में आ गया। तो और बोला है दोनों नेचर इक्वल है, देखो यहां ये इक्वेशन का मीनिंग है, यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इक्वल है। अगर आपका पार्टिकल कुछ स्पीड से जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v भी ले लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ पे c की जगह v, c की जगह v भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो आप c की जगह v लिखो, कोई इश्यू नहीं है वहां पे, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो c की जगह v लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, अगर वो वेलोसिटी v से जा रहा है तो वो उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम पता करो, उसकी वेवलेंथ पता चल सकती है। किसी भी लाइट का वेवलेंथ पता हो, उस वेवलेंथ पे वो कितने मास का पार्टिकल है वो यहां से पता चल सकता है, कितनी स्पीड पे जा रहा है वो यहां से पता चल सकता है ना। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल इक्वेशन बेटा, बहुत बार यूज करोगे आप। कभी कभी मोमेंटम को, है ना, P इज मोमेंटम, मोमेंटम को आप कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी सब्स्टिट्यूट करोगे। मोमेंटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 टाइम्स मास टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये K इज काइनेटिक एनर्जी बेटा, वेयर K इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, K इज काइनेटिक एनर्जी। इस टर्म्स में भी आप कभी कभी मोमेंटम को सब्स्टिट्यूट करना सीखोगे। ठीक है, तो P लैम्बडा की वैल्यू क्या रख दे अभी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया, h/p। P की जगह आप चाहो तो P रखो, P की जगह चाहो तो मास इनटू वेलोसिटी रखो, या P की जगह आप चाहो तो ये रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखो। अब ये काइनेटिक एनर्जी अलग अलग केसेस में आप अलग अलग भी रख सकते हो, जैसे फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, फॉर चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी अल्फा पार्टिकल, उनके लिए काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, वोल्टेज जिससे वो मूव करते हैं, और इंटू चार्ज, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। फॉर थर्मल पार्टिकल, थर्मल पार्टिकल यानी जिसको हीट देके आप भगा रहे हो, थर्मल पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3m kT। बट यहां ये जो K है ना, वो K नहीं है,
इसको मैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट लिखना चाहता हूं, KB और ये T। ये KB जो है that is not kinetic, that is not the constant, that is not the kinetic energy, that is Boltzmann's constants। ये आपको थोड़ा बहुत यूज कम होगा, बट स्टिल मैं आपको बता के रख रहा हूं। आप चाहो तो यहां QV लिख सकते हो K की जगह पे, चाहो तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E, वोल्टेज V, यहां पे K की जगह EV लिख सकते हो, 2meV। और चाहो तो यहाँ K की जगह पे 3mkBT लिख सकते हो। अब चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² लिख सकते हो, फिर हाफ mv² का वो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए उतना बहुत करने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें आप लिख सकते हो। बट आप याद रखिए, अगर आप इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना चाहते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, मैं एक फॉर्मूला तो आपको बता ही देता हूं, ठीक है। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो यहां आएगा H अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स मास किसका, जो पार्टिकल है उसका मास, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटू K की जगह आएगा ये इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी विल बी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, है ना। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। फॉर इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, दोनों के लिए यही होगा। बट अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और यहां पे K की जगह क्या लिखोगे, E इंटू V, वेर दिस इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ये जो E लिखा ना बेटा मैंने यहां E, वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये V जो है वो है पोटेंशियल, ऑब्वियसली आपको उतना तो पता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसमें H कांस्टेंट नंबर है, Me मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 2 नंबर है, कांस्टेंट है। सिंप्लीफाई करोगे 12.27 अपॉन रूट ऑफ वोल्टेज इन एमस्ट्रॉन्ग, ये आपका आंसर आएगा। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 meters, just like 1 nanometer is 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन यूनिट है, बट आपका फॉर्मूला जो है वे डायरेक्ट फॉर्मूला बताता है, 12.27 अपॉन रूट वी। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, आपको सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है 10, खत्म, आंसर आ गया 12.27 अपॉन रूट ऑफ 10, खत्म, आंसर आ गया, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करते हैं अगर ये, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन, यहां चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, तो मास तो प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो रखो, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन यहां पे रखो, समझ में आ गया। तब ये फॉर्मूला नहीं, ये 12.27 जो आंसर है ना वो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली है। बाकी आपको जो भी फॉर्मूला बनाना है, आप मास उसका रखो, चार्ज उसका रखो, खत्म। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का मास रखो, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, समझ में आ गया, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 टाइम मास हो जाएगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उनका टोटल मास यहां रखो, और 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज कितना है, तो अल्फा पार्टिकल बस 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो 2e रखोगे, टोटल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अलग अलग मास, अलग अलग चार्ज रख के आप उसके अलग अलग एटम, अलग अलग चीजों के डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड निकाल सकते हो। फॉर इलेक्ट्रॉन्स जनरलाइज ये क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड्स में इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन तक पूछा जाएगा, तो मैंने एक्चुअली आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया है, ठीक है। ये सब भी आपको पूछा नहीं जाना चाहिए वैसे। चलो, विल फाइंड द क्वेश्चन का आंसर 11.10। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट? ए में क्या दिया है, मास ऑफ अ बुलेट इज 0.040 kg। लॉलीपॉप क्वेश्चंस करा रहे हैं हमसे, मैं एक ही करूंगा, बाकी क्या आप कर लेना। वेलोसिटी कितनी है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, केजी ऊपर ऐसा यूनिट है, तो किलोमीटर पर सेकेंड को भी 1 × 10⁻3, तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी। नाउ मास दिया, वेलोसिटी दी, अल्टीमेटली वो आपको मोमेंटम देने की ट्राई कर रहा है। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, आपको पता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप यहां पे h की वैल्यू रखो, मास की वैल्यू रखो, वेलोसिटी की वैल्यू रखो, आपको मिलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर दिस मास और दिस बॉल, बुलेट की, बुलेट की मोमेंटम
जो है वो मास इंटू वेलोसिटी से निकालोगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.040 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10⁻3। कैलकुलेशंस है 6.6 डिवाइडेड बाय 4 करना है, बाकी ये डेसिमल्स को शिफ्ट करके पावर सही तरीके से कर देना, तो ये आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर। बाय डिफॉल्ट आंसर ऐसा यूनिट में सारे वैल्यूज हो गए तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो बुलेट का लैम्बडा ऐसे निकलेगा। इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है बुलेट बॉल का मास दिया है, तो मास इज कितना बेटा 0.060 kg, और दूसरा स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखो बॉल, एक बड़ा पार्टिकल और छोटा पार्टिकल और बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल लेकिन हाई स्पीड से ट्रैवलिंग पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल लेकिन स्लो स्पीड से ट्रैवलिंग पार्टिकल, तो आप इसका लैम्बडा इज इक्वल टू क्या निकालोगे, वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h अपॉन mv करना पड़ेगा। ये h की वैल्यू आपको पता है, v की m की वैल्यू आपने यहां है, v की वैल्यू यहां, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे। इसी तरह से c में भी आपको यहां देखो मास दिया हुआ है, डस्ट पार्टिकल, उसकी स्पीड दी है। ये क्वेश्चन क्यों दिया पता है आपको, ताकि आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाओ कि बुलेट, बॉल और डस्ट पार्टिकल दोनों के तीनों की वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, मतलब तीनों में से कौन ज्यादा वेवलेंथ वाला है, तीनों में से कौन कम वेवलेंथ वाला है। तो जितना मास ज्यादा होता है उतनी वेवलेंथ छोटी होती है, यानी कि जितना पार्टिकल बड़ा होता है उतनी कम वेवलेंथ वाला पार्टिकल होता है। वो समझ में आ गया? देख लो यहां पे, ये है हमारे पास बुलेट का वेवलेंथ, ये है हम बुलेट के वेवलेंथ का पावर देखो 10⁻⁻35, मतलब उसकी वेव की लेंथ, अगर कोई बुलेट है जो मूव कर रही है आगे वेव के फॉर्म में, तो उसकी एक वेव की जो लेंथ है वो 10⁻35 मीटर है। नैनोमीटर नहीं है, पिकोमीटर नहीं है, 10⁻35 मीटर। इतना छोटा वेव वाला वो पार्टिकल है, इसीलिए हमें वो पार्टिकल ऐसे ऐसे जाता नहीं दिखता। उसको जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, अदरवाइज वो सीधा ऐसे जाता दिखता है। लेकिन उसको जूम किया, बहुत जूम किया, ताकि आप एटलीस्ट इतना लेंथ पता कर पाओ 10⁻35 मीटर वाला, तो वो ऐसे ऐसे जा रहा होगा। लेकिन आप उसको बहुत दूर से माइक्रोस्कोपिकली देखोगे, मैक्रो व्यू से देखोगे बड़ी नजर से, तो ऐसा सीधा जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज वो ऐसा ऐसा जाता दिखेगा। ठीक है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है। और ये है हमारा वेवलेंथ फॉर दिस बॉल और वेवलेंथ फॉर द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जितना छोटा पार्टिकल उतनी उसकी ज्यादा वेवलेंथ है, देखो 10⁻⁻25 है ना, तो इसका वेवलेंथ और छोटा हो गया। अब और पार्टिकल छोटा हो जाएगा, जैसे प्रोटॉन, उसका वेवलेंथ और ज्यादा होगा और कम होगा, और इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका वेवलेंथ और छोटा होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। ये डस्ट पार्टिकल का वेवलेंथ बड़ा हुआ बॉल के कंपेयर में, तो प्रोटॉन का और बड़ा वेवलेंथ होगा, यानी कि प्रोटॉन का आप वेव ऐसा क्लियर देख पाओगे, इलेक्ट्रॉन और बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव और बराबर से देख पाओगे। तो जितना आप छोटा मास रखोगे उतना आप बड़ा अच्छा वेव देख पाओगे, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू कि छोटा पार्टिकल अच्छा वेव बिहेव करता है। इसलिए जो छोटे पार्टिकल होते हैं, जो हाई स्पीड से ट्रैवलिंग पार्टिकल होते हैं, दे बिहेव लाइक अ वेव, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। समझ में आ गया? ये है हमारा अगला सवाल। अरे यार, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, h बाय लैम्बडा, एक्चुअली hc बाय लैम्बडा, ये EMV उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और बोला है इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द क्वांटम फोटोन के लिए ये सब है। तो फोटोन के लिए अगर हमें फोटोन इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसके लिए अगर मुझे एनर्जी लिखनी हो तो वो E इज इक्वल टू mc² लिखी जाती है, जहां पे E की वैल्यू E से इक्वेट कर दो तो आपको hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू mc² आएगा। C गेट्स कैंसल, तो लैम्बडा उधर जान दो, और C जो है, या तो एक काम करो mc नीचे आन दो, h बाई mc विच विल बी इक्वल टू लैम्बडा। दिस इज योर आंसर। C क्यों? क्योंकि फोटोन की स्पीड है, फोटोन इज नथिंग बट लाइट की स्पीड C ही होती है, V नहीं होती। ठीक है, दिस इज द वे यू विल प्रूव इट, है ना। सो प्लीज इसे याद रखिए। एंड हियर वी आर ब्यूटीफुली डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। इजी क्वेश्चंस थे, आसान से थे, कैलकुलेशंस वाला था खाली पार्ट, और ये कैलकुलेशंस आगे के चैप्टर में थोड़ा और आएगा, लेकिन कंसेप्ट इजी हो जाएंगे। सो आपको क्या चाहिए, सोचो, दिमाग नहीं लगाना इसमें, आपको जो नंबर सॉल्व करना है उसी पे प्रैक्टिस करनी है। दिस चैप्टर डज नॉट डिमांड यू मोर ऑफ द लर्निंग, दिस चैप्टर डिमांड्स यू मोर ऑफ द प्रैक्टिस, सो दैट आपको नंबर्स के साथ डील करना आ जाए। ठीक है, और वो भी एक खास बात बताऊं, नंबर सारे बहुत सिमिलर है। H का वैल्यू 6.6 × 10⁻34, C का वैल्यू 3 × 10⁸, या ऐसे ही सारे नंबर्स को आपस में डील करने आना है। बस वो दो नंबर्स का जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो तो याद रख लो, इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझा।
प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझा है, आपको क्लास अच्छा लगा है, तो कमेंट करके जरूर बताओ। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये क्लासेस देखे, यहां से सीखे। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।